हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग जो है ये थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग को हम रेफ़र करते हैं एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवरी मैनेजर ऑफ एन एंटरप्राइज he has to perform staffing function just like other functions which are planning, organizing, directing and controlling. स्टाफिंग को हम स्टाफ एक्टिविटी भी कहते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है मैनेजमेंट का, जस्ट लाइक अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट विच आर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वी ऑल्सो हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करती हैं और जो फिनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हम फिनेंशियल मैनेजमेंट से टैकल करते हैं. सिमिलरली वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करती है एंड दैट इज़ रिलेटेड विद स्टाफिंग ओनली. सो let us now discuss the steps involved in staffing process one by one. The first स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. यानी कि जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट करी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उनको फिल करना है तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. यानी कि वी विल मेक एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज़ इन वेरियस जॉब पोजीशंस. तो नंबर से हमारा मतलब है वी विल डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट वी रिक्वायर. एंड टाइप से वी मीन कि जिन एम्प्लॉयज़ को हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका स्किल्स, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, दैट ऑल्सो वी असेस इन एडवांस. अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में वी बेसिकली डू टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट इज़ वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस में हम नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ विच वी रिक्वायर इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका एक एस्टिमेट करते हैं. तो जो वर्कलोड एनालिसिस है दिस बेसिकली फाइंड्स आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिज़ाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Type is related with the educational background, experience, skills of एम्प्लॉयज़ जिनको हम अपॉइंट करेंगे. तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अब हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है सो दैट जो हमारी जॉब पोजीशंस हमने क्रिएट करी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उनको हम फिल कर पाएँ. नेक्स्ट एनालिसिस इज़ वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी हमारी डिफरेंट जॉब पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड और अंडरबर्डन्ड, ये भी हम असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कफोर्स एनालिसिस. तो जो वर्कफोर्स एनालिसिस है ये हमें हेल्प करती है इन ऑर्डर टू नो कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओवरस्टाफ्ड और अंडरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. Then we make a comparison between workload analysis and workforce analysis जिससे हमें शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मैन पावर के बारे में पता चलता है क्योंकि ओवरस्टाफ्ड और अंडरस्टाफ्ड दोनों ही सिचुएशंस किसी भी एंटरप्राइज के लिए डिज़ायरेबल नहीं है. एक्सेस ऑफ वर्कलोड इंडिकेट करता है अंडरस्टाफिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इन दैट केस वी नीड टू अपॉइंट मोर पीपल एंड व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स वो इंडिकेट करता है ओवरस्टाफिंग, दैट इज़ वी नीड टू रिमूव और ट्रांसफ़र सम एम्प्लॉयज़ एल्सवेयर. तो जो दोनों सिचुएशंस हैं अंडरस्टाफिंग और ओवरस्टाफिंग की दोनों ही डिज़ायरेबल नहीं है किसी भी एंटरप्राइज के लिए. और मैनेजर्स जो होते हैं एंटरप्राइजेस के दे always find out the manpower needs by equating workload analysis with workforce analysis. तो सेकेंड स्टेप है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में दैट इज़ Recruitment. अब आफ्टर द असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, मैनेजर की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए इनकरेज करें एंड इससे जो है मैनेजमेंट के पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होगी एंड दे कुड सिलेक्ट द बेटर कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस इज़ बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट ओनली. तो रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट फ्यूचर लाइकली एम्प्लॉयज़
and encourage these employees so that they will apply for jobs available in the organization. तो रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में एवरी पर्सन, एवरी कैंडिडेट who has right qualification can apply for different job positions available in the organization. That is why हम recruitment को कहते हैं positive process. Now recruitment can be either done through internal source or external source. Internal source of recruitment है हमारे ट्रांसफ़र और प्रमोशन, यानी कि जब एक एम्प्लॉई जो है अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और एन एम्प्लॉय में बी ट्रांसफर टू सम अदर डिपार्टमेंट टू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. दैट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. और कई बार हम रिक्रूटमेंट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑल्सो, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, प्लेसमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा. तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो एक एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जॉब पोजीशंस की रिक्वायरमेंट के बारे में एड्स प्रोवाइड करती हैं, एंड जॉब सीकर्स जो हैं दे बेसिकली आफ्टर रीडिंग दीज एडवर्टीजमेंट्स दे अप्लाई फॉर द जॉब इफ़ देयर क्वालिफिकेशन इज़ बीइंग मैच्ड विद द जॉब रिक्वायरमेंट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन. अब आफ्टर getting the applications from candidates, next step is to select the best candidate from those biodatas, those resumes that have been received by the organization, and this is basically done with the help of selection. तो selection क्या है, एक process है जिसमें हम identify करते हैं, चूज़ करते हैं बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब. जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा है उन कैंडिडेट्स में से हम फाइंड आउट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट पर्सन को, and that we do with the help of certain types of tests, interviews for that particular candidate who have already applied for the job position in the organization. तो उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं बेस्ट कैंडिडेट का. तो जो सिलेक्शन है दैट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन में हम कुछ कैंडिडेट्स को जो सुटेबल हैं हमारी जॉब पोजीशन के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड दोज हु आर नॉट सुटेबल दे आर बीइंग रिजेक्टेड. दैट इज़ वाई वी से कि सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि जब सिलेक्शन करते हैं तो जिन कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं. और मेन ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्शन का दैट इज़ टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स, एंड सेकेंडली जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको रियलाइज़ कराना कि हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो काफ़ी सारी स्टेजेस क्रॉस करके सिलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए. तो दैट इज़ ही ऑल्सो रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. अब जब हमने सिलेक्शन कर लिया बेस्ट कैंडिडेट का, तो जिस भी कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया उसको अब हम एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे, एंड वी विल आस्क दैट कैंडिडेट now to occupy the vacant job position within the organizational structure. तो जो placement है it refers to occupying of post by the candidate for which he is selected. जिस candidate को जिस job position के लिए हमने select किया है, now that candidate will occupy that particular position within the organizational structure. इसको हम कहते हैं placement. placement के बाद हम orientation का प्रोसेस कैरी करते हैं. ओरिएंटेशन बेसिकली रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ विद देयर सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, कोलीग्स एंड फेमिलराइजिंग देम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जब एक कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय टू द existing employees. That is, we introduce the new employee with the superior, his boss, his subordinates, his colleagues, and then we make him familiar with, we tell him about the rules and policies of the organization that he or she has to follow for performance of that particular job position for which he has been selected. Next step is training and development. अब हमने एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन असाइन कर दी, एंड दैट एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो फेमिलियर विद द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, कोलीग्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इन एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करें और इनको मोटिवेट करें, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट.
तो ट्रेनिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिससे हम एक एम्प्लॉय की एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं सो दैट ही कैन परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ट्रेनिंग जो है इट बेसिकली हेल्प्स टू इंक्रीज द पोटेंशियलिटी of an employee to learn new things. His skills are also being increased so that he is able to do something well, and his physical and mental power that make it possible for him to do something is also increased with the help of training. तो ट्रेनिंग जो है that basically helps an employee to learn new skills and it also helps in application of knowledge. तो ट्रेनिंग जो है ये improve करती है performance of the employee on the current job and it also prepare them for their future jobs also. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो है इट रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो डिज़ाइन की गई हैं हमने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए. तो बेसिकली डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ प्रोवाइड करती है जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं उनके लिए. इट इज़ अ wider term that than training because it includes training also. So it helps in the growth of an individual in all the respects. फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया टीचर हमने सिलेक्ट करा स्कूल में एंड दैट टीचर इज़ सपोज टू टीच बिजनेस स्टडीज़. उस टीचर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो दैट टीचर मस्ट बी आस्क्ड टू सिट इन फ्यू ऑफ द क्लासेस ऑफ हिज और हर सीनियर ताकि उसको जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं बाकी के टीचर्स सीनियर्स उन मेथड्स को वो अंडरस्टैंड कर पाए एंड देन ही कैन एक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल्स and then that teacher can start teaching of her own. तो जो schools regularly workshops conduct करते हैं they are basically helping the teachers to adapt new teaching strategies in the school premises. Next step is performance appraisal. अब हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉयज़ को so that they will perform their jobs in a better way. Now there is a need to see or check the performance of the employees who are working in the organization and that we can do with the help of performance appraisal. तो जो performance appraisal है ये evaluate करता है एक employee की performance को against some standards और ये standards जो हैं they are basically predetermined. यानी कि हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ और इन स्टैंडर्ड्स के बारे में एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जानता है कि जिसके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा. सुपीरियर्स फिर एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. सुपीरियर्स जो हैं वो एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का एंड ऑन दैट बेसिस इन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फॉर हायर जॉब पोजीशंस और मैनेजर्स जो हैं एंटरप्राइज के वो इनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट दीज एम्प्लॉयज़ विल ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. और प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉयज़ के कैरियर का. तो प्रमोशन बेसिकली रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी कि एक एम्प्लॉय को हम हायर जॉब पोजीशन असाइन कर रहे हैं एंड इन दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन दैट एम्प्लॉय विल हैव मोर पे, he will be having more job satisfaction and he will be carrying more responsibilities in that particular job position. Along with that हम उसको कुछ opportunities provide कर रहे हैं for higher job position that is helping him in his career planning. Last step is compensation.